बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल धर्मशर पर। तो आज हम पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आप पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप सर्च कीजिए धर्मशर और 9 पार्ट पहले देखिए, उसके बाद यहाँ और बेहतर समझ आएगा। तो आज का क्लास में मैं बात करने वाला हूँ संयुक्त वर्ण के बारे में कि संयुक्त वर्ण कहते किसे है, संयुक्त वर्ण होता क्या है। एग्जाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं संयुक्त वर्ण से जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको समझ नहीं आता है कि संयुक्त वर्ण है क्या, कहते किसे हैं, कौन कौन सा ऐसा वर्ण है जिन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो आइए आज का कंफ्यूजन आप सबका मैं दूर ही कर देता हूं। मैं सबसे पहले आप सबको बताना चाहता हूं कि संयुक्त वर्ण होता क्या है। भाई संयुक्त अर्थ का सबसे पहले आप अर्थ समझ लीजिए। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ, संयुक्त का अर्थ ही होता है मिला हुआ। तो भाई यहां लिखते हैं कि संयुक्त वर्ण, संयुक्त का पहले अर्थ समझिए। संयुक्त का क्या समझना, अर्थ। संयुक्त का अर्थ ही होता है मिला हुआ। आप कहिएगा कि सर ऐसे संयुक्त अर्थ होता है मिला हुआ, क्या मिला हुआ। तो भाई दो व्यंजन को मेल से संयुक्त का निर्माण कैसे हुआ है, दो व्यंजनों का मेल से संयुक्त का निर्माण हुआ है। दो व्यंजन मिलता है या संयुक्त का निर्माण होता है। दो व्यंजन का मिलना, दो व्यंजन एक साथ मिलना संयुक्त का निर्माण करता है। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ। क्या है ना कि जब दो व्यंजन एक लंग मिल जाए, एक ही लंग, इसके बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं आए, दो व्यंजन 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 दोनों के मेल से संयुक्त वर्ण का निर्माण होता है। इसके बीच में कोई भी स्वर वर्ण प्रवेश नहीं करता या घुसता नहीं है। भाई स्वर वर्ण कौन है, अ से लेकर औ तक पूरा का पूरा स्वर वर्ण है। और ये स्वर वर्ण जो है दो व्यंजन के बीच में आता नहीं है। जब दो व्यंजन के बीच में कभी भी स्वर वर्ण नहीं आए बीच में, तो समझ जाइएगा वो जो वर्ण है ना वो आपका संयुक्त वर्ण है। समझ गए। जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं आता है उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे मैं बतलाना चाहता हूं मैं, आप ले सकते हैं छ, त्रा, ज्ञा और शरा। छात्र ज्ञा सरा, यही वो वर्ण है जो भाई क्या है, संयुक्त है। दो व्यंजनों के एक स्थान पर मिलना, जब दो व्यंजन एक जगह मिलता है तो संयुक्त का निर्माण कर देता है। छात्र ज्ञा सरा संयुक्त वर्ण कहते हैं। यही वो चार वर्ण हैं जो संयुक्त वर्ण हैं। तो आप जब मैंने आप सबको व्यंजन वर्ण पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। तो उसमें आप पढ़े थे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, य से लेकर ह तक। ह के बाद आप वर्ण क्या छोड़े थे, छ, त्र, ज्ञ। तो आज जानिए कि व्यंजन वर्ण में जो आपने वर्ण छोड़ दिया था छ, त्र, ज्ञ, सर, वो क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि भाई वो संयुक्त वर्ण है। वो क्या है, संयुक्त वर्ण है। तो जो हम छात्र व्यंजन वर्ण में जो 33, इनकी कुल संख्या 33 होती है, वो जो मैंने छोड़ा था ना वो इसलिए छोड़ा था कि संयुक्त वर्ण था, एक अलग निर्माण करता है। छात्र ज्ञ सर मिलके यह संयुक्त वर्ण होता है। तो संयुक्त वर्ण कौन होता है, जब दो व्यंजन वर्ण के बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं आता है। तो देखिए कैसे टूटता है। छ का निर्माण हुआ है क हलंत, जो नीचे जो लगाए है ना इसको हलंत नाम है। क्या नाम है, हलंत। और जिसमें भी यह लगता है उसको आधा कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो अब क है ना, क्या है, आधा है, आधा क हो गया वो। तो क हलंत प्लस मूर्धन्य श हलंत प्लस अ के मेल से बना है छ। क हलंत प्लस मूर्धन्य श हलंत प्लस अ के मेल से बना है छ का निर्माण ऐसे हुआ है कस क हलंत प्लस मूर्धन्य श हलंत प्लस छ। देखिए ये भी व्यंजन वर्ण, ये भी व्यंजन वर्ण। क्या ये दोनों के बीच में कोई ये स्वर वर्ण, ये व्यंजन यह व्यंजन, सॉरी स्वर, व्यंजन ये स्वर हुआ। तो बताइए जो ये स्वर वर्ण है, अ से लेकर औ तक स्वर वर्ण होता है, जो ये स्वर वर्ण है क्या दोनों के बीच में प्रवेश किया है, नहीं किया है भाई। अगर इसमें प्रवेश कर जाता, बीच में आ जाता तो ये संयुक्त वर्ण नहीं हो पाता। लेकिन जब बीच में प्रवेश नहीं किया, इसका मतलब यह क्या है, संयुक्त वर्ण है। तो क हलंत प्लस मूर्धन्य श हलंत प्लस अ के मेल से बना है छ। क्या बना है, छ बना है। तरा कैसे टूटता है भाई, तरा। आप बोल के भी देखिए, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ के मेल से बना है त्र। अगर आप बोल के भी देखिए त्र को बोल के भी देखिएगा ना तो उसमें तर आ रहा है कि ना आ रहा है। देखिए तर त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ के मेल से बना है त्र। त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ बराबर बनता है त्र। अब देखिए जो ज्ञ है ना, ज्ञ किनके से बना है, ज
हलंत प्लस यहाँ हलंत प्लस अ। अब बताइए ई हो गया क्या, गया। ज हलंत प्लस यहाँ हलंत प्लस अ बराबर होता है गया। सरा को देखिए, ये जो सरा है ना, आप बोल के भी देखिए क्या रहा, सरा स र अ आ रहा है कि ना आ रहा है, तो यही संयुक्त वर्ण है। देखिए श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ क्या हो गया, सरा हो गया। तो भाई स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ बराबर होता है क्या, सरा। तो आपको देखिए श भी व्यंजन वर्ण हो गया, ए भी व्यंजन वर्ण हो गया, र हलंत, ज भी व्यंजन वर्ण, यहाँ व्यंजन वर्ण, त व्यंजन वर्ण, र व्यंजन वर्ण, क व्यंजन वर्ण, मूर्धन्य श हलंत व्यंजन वर्ण। ये सभी व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर वर्ण बीच में नहीं आया। स्वर वर्ण जो आया है सबसे लास्ट में आया है। जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं आता है उसे ही हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो देखिए ए भी व्यंजन, ए भी व्यंजन, ए भी व्यंजन, ए भी व्यंजन, क्या ये दोनों के बीच में स्वर वर्ण आया है, नहीं आया है, सबसे लास्ट में आया है। त हलंत प्लस र हलंत, इसके बीच में कोई स्वर वर्ण आया, नहीं आया, तो ये भी संयुक्त वर्ण हो जाएगा। ज हलंत प्लस यहाँ हलंत, क्या इसके बीच में भाई स्वर वर्ण आया, स्वर वर्ण अ से अब तक होता है, नहीं आया, सबसे लास्ट में आया है ना। स हलंत प्लस र हलंत प्लस, क्या दोनों के बीच में स्वर वर्ण आया है, नहीं आया। जब दो वर्णों के बीच में, जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं आता है तो उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। छात्र ज्ञ शर, ये आपका स्पेशल क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण हो जाएगा। ये स्पेशल आपका संयुक्त वर्ण है। अब मैं बात करूंगा इसके अतिरिक्त और ऐसे वर्ण हैं जो संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक है। मैं बतलाता हूँ छात्र ज्ञ शर, भाई अब स्पेशल ये 4 ही ऐसे वर्ण हैं जो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब आप लिखते हैं द्वारिका विद्यालय, समझ गए, इस समय कुछ ऐसे वर्ण हैं जो संयुक्त वर्ण भी होते हैं। जैसे द में अगर व लगल है भाई, द्वा क्या लगल है, द्वा, ये भी संयुक्त वर्ण है। द्वा को बोल के देखिए, द व अ, द्वा आ रहा है, द व अ, द्वा। तो द हलंत प्लस व हलंत प्लस अ के मिल से बना है द्वा। जो द्वारका लिखते हैं ना, यही द्वा, यही संयुक्त वर्ण से द्वा। द हलंत प्लस व हलंत प्लस, द भी व्यंजन वर्ण, व भी व्यंजन वर्ण, अ स्वर वर्ण है। तो क्या ये जो स्वर वर्ण है आपका, क्या द और व के बीच में आया है, नहीं आया है, नहीं आया है, तो हम उसे क्या कहेंगे, संयुक्त वर्ण कहेंगे। उसके बाद द्वा के बाद दया पद दीजिए, ये क्या है, दया। जब आप विद्यालय लिखते हैं, विद्या लिखते हैं, तो इस दया का प्रयोग आप उपयोग करते हैं, ये क्या है, दया है। तो इसका निर्माण द हलंत प्लस या हलंत प्लस अ के मिल से बना है क्या, दया। द हलंत प्लस या हलंत प्लस दया, दवा के बाद दया, दया। इसके बाद आप जब कुता लिखते हैं तो संयुक्ताक्षर त देते हैं, त फिर एक ऊपर से ऐसे लगाए है ना संयुक्ताक्षर च, तो त हलंत प्लस त हलंत प्लस अ, ये भी आधा ही होता है। तो त हलंत प्लस अ बराबर तत्, क्या बना है, तत् बना है। तो अब तो भी व्यंजन वर्ण, तभी व्यंजन वर्ण, ये तो स्वर वर्ण है। तो जो ये स्वर वर्ण है, क्या व्यंजन वर्ण के बीच में, ये दोनों के बीच में प्रवेश किया है, नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण हो जाएगा। जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर वर्ण प्रवेश नहीं करता है, नहीं घुसता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो देखिए छ त्र ज्ञ श्र द्व दय तत्, ये सब क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण हो जाएगा। इसके अलावा मैं आप सबको अब सबको बता दूं कि अब थोड़ा शब्द का निर्माण कैसे होता है। जैसे कक्षा आप लिखते हैं, ये वाला छ से कक्षा में यही वाला आप लिखे होंगे, ऐसे लिखते होंगे क कक्षा, ऐसे लिखते हैं ना कक्षा, तो एक कक्षा पर आता है, कहे पर आता है, ये तो क है, जो छ है भाई, ये छ का निर्माण किससे हुआ है, क स वाला, क हलंत प्लस श हलंत प्लस तो कक्षा आ रहा है ना, इसलिए इसको प्रत्येक कक्षा। अगर क हलंत प्लस श हलंत, क हलंत प्लस मूर्धन्य श हलंत प्लस से नहीं बनता तो कक्षा पर आता, कक्षा, लेकिन कक्षा पढ़ते हैं आप, नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते कक्षा, कक्षा नहीं पढ़ते, पढ़ते कक्षा, क्योंकि कसा वाला छ से इसका निर्माण हुआ है कक्षा, ठीक है, कक्षा पढ़ाया गई। क्योंकि आप कोई पूछे कक्षा काहे पढ़ाएगा, तो कहिएगा जो छ है इसमें का कक्षा में के, जो छ है कक्षा में के, ये क्या है, संयुक्त वर्ण है। क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ से मिलकर बना है छ, इसीलिए कक्षा पढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद भाई देखिए क्या है, त्र, जो त्र है इसका इससे शब्द बनाइए त्रिशूल, क्या त्रिशूल,
त्रिशूल, यहाँ त्रिशूल में जो है त्रा है, इसका निर्माण त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ से मिलकर बना है। इसके बाद देखिए ज्ञा है, ज्ञा से शब्द बनाइएगा, आपका हो जाएगा ज्ञान। क्या हो जाएगा? ज्ञान, ज्ञान। ऐसे जो ज्ञा है ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ के मिल से बना है। जा श्रा है तो भाई क्या लिखते हैं? श्रमिक बनाते हैं शब्द, क्या? श्रमिक, 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 स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ के मिल से बना है, संयुक्त वर्ण हो जाएगा श्रमिक। द्वा, भाई जब लिखना पड़े आपको द्वार, क्या लिखना पड़े? द्वार, तो इसमें तो आप संयुक्त वर्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, द हलंत प्लस व हलंत प्लस अ बराबर द्वार। ये क्या है? दया है, दया है। अगर आपको लिखना पड़े विद्या, विद्या नहीं लिखाता है भाई, विद्या लिखाता है, ये क्या पढ़ाएगा? विद्या। अब आप कोई पूछे बताओ ये विद्या काहे पढ़ाता है, तो कहिएगा कि जो दया है ना, ये दया है, द हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, ये दया है, अदया में आकार है, इसलिए विद्या, विद्या पढ़ाएगा। क्या है? संयुक्त अक्षर बनाता है, इसे जब कुत्ता लिखते हुएगा आप कुत्ता, ऐसे संयुक्त अक्षर वाला तो लगाते हैं, न लगाइएगा गलती हो जाएगा। तो कुत्ता, कुत्ता, कुत्ता लिखाता है, कुत्ता पढ़ाता है भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आप संयुक्त वर्ण को बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। लेकिन एक प्रश्न और है, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन मैंने देखा है। एक बच्चा का कमेंट भी आया था कि सर संयुक्त अक्षर वाला तो जो संयुक्त अक्षर है उसमें हमें समस्या है, कहीं कहीं किताब में देखते हैं कि लिखा रहता है, किताब में क्या लिखा रहता है, अब इसके आगे समझिए। जो छ है इसको किताब में लिखा होगा क हलंत, सर क हलंत प्लस मूर्धन्य श, ऐसे सिर्फ लिखा रहता है। तो भाई सही कौन है? क हलंत प्लस मूर्धन्य श हलंत प्लस अ वाला सही है कि क हलंत प्लस श? किताब में ऐसा लिखा रहता है। जो त्र है, त्र कैसा लिखा रहता है किताब में? त हलंत प्लस र, ऐसे त्र लिखल है, ऐसे ऐसा संयुक्त अक्षर में तोड़ा गया है। जो ज्ञा है ऐसे लिखा गया है। सर बहुत बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, उसको लगता है कि भाई सर हमको तो समझ ही नहीं आया कि अब हम क्या माने। भाई मैं बतला रहा हूँ किताब में क्यों ऐसा लिखा रहता है। द हलंत द्वार, द हलंत प्लस व, इसको समझिए आप। जब लिखा रहे द हलंत प्लस या दया, लिखा रहे त हलंत प्लस त, अगर ऐसे लिखा हो तो आप कंफ्यूज होगा सर क हलंत प्लस मूर्धन्य श हलंत प्लस श, आप तो समझा रहे ऐसे, पर किताब में रहता है ऐसे क हलंत प्लस मूर्धन्य श हलंत रहता है। अब हम सर माने कौन सही है? कौन भाई? सही तो दोनों है, अब दिमाग नहीं लगा रहे। देखिए क हलंत ठीक है प्लस ये पूरा स लिखा, पूरा स है तो पूरा स, भाई अभी तो व्यंजन वर्ण है। अगर आप स को तोड़ते हैं, आपको तोड़ना है, अब तोड़ते हैं तो स कैसे टूटेगा? स टूटेगा, श हलंत प्लस अ बराबर हो जाएगा स। स को जब तोड़िएगा तो पूर्ण है ना। अगर मान लो व्यंजन वर्ण को जब तोड़ना है, व्यंजन का निर्माण कैसे हुआ है? स्वर के मेल से व्यंजन वर्ण का निर्माण हुआ है। जब स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन का निर्माण होता है तब पूरा स क्या है? ये तो व्यंजन वर्ण है, इसको अब तुम्हें तोड़ना है तो तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? श हलंत प्लस अ, स में अ है ना तो स, ऐसे हुआ ना तो स। भाई बताओ तो वहीं आ गया, ये भी सही है। त हलंत प्लस र, क्या ये भी सही है भाई? क्योंकि इसे आगे नहीं तोड़ा है, पूरा र है, ये पूरा र को तोड़िएगा तो र हलंत प्लस अ नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो ये भी तो सही है। इसके बाद देखिए ज हलंत प्लस ये भी सही है। यहाँ को तोड़िएगा तो यह हलंत प्लस अ हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हो ही जाएगा ना भाई, कहाँ दिक्कत है इसमें। इसके बाद मैं आप सबको बता रहा हूँ स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ लगाइएगा, इसको भी तोड़िएगा तो हो ही जाएगा ना। तो ये भी सही है, ये भी, क्योंकि वह हलंत प्लस आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, किताब में अगर लिखा रहे तो ये भी सही है, क्योंकि स को तोड़ा नहीं है आगे, इसीलिए ऐसा दिया गया। अगर एग्जाम में भाई एग्जाम में अगर आपका दे दे कि छ सीधे ऐसे लिखा रहे क हलंत प्लस मूर्धन्य श, तो भाई ये सही है, इसको टिक मार दीजिएगा। पता है क्या है? कहीं कि अगर मूर्धन्य श को तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? स हलंत प्लस आ जाएगा। सही तो है। मुझे उम्मीद है कि आप संयुक्त वर्ण बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका भी नेक्स्ट पार्ट में समस्या का हल जरूर कर देंगे। इसके बाद हम ध्यान देते हैं, हम सब पढ़ लिए संयुक्त वर्ण। इसके बाद अब हम देखते हैं अगला वर्ण क्या पढ़ना है। अगला वर्ण पढ़ना है द्विगुण व्यंजन। बड़ा परेशान रहता है बच्चा कि सर ये द्विगुण व्यंजन क्या होता है,
तो आइए आपकी परेशानी को हम दूर कर देते हैं कि द्विगुण व्यंजन है क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द्विगुण व्यंजन। देखिए अब हम सबको समझना है कि द्विगुण व्यंजन क्या है। द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन भाई यहां लिख दे कि ड और ढ, ये दोनों जो ड और ढ की तरह दिखाई दे रहा है, ड और ये ढ, ये ड और ढ ही द्विगुण व्यंजन है। हिंदी व्याकरण में जो ट ठ ड और ढ पढ़ते हैं, ट ठ ड में, ट ठ ड में जो पढ़ते हैं ना ट ठ ड, तो है ट ठ ड ढ और ये पढ़ते हैं ना, तो इसमें भाई जो बूंदा दिखाई दे रहा है ये नहीं होता है ट ठ ड में। लेकिन ये हिंदी ने आगे अपने दो मतलब ये बूंदा नीचे लगने से हिंदी के अपने व्यंजन का तैयार होता है, हिंदी के अपना व्यंजन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखल है कि ड और जो ढ दिखाई दे रहा है ये क्या है, यही द्विगुण व्यंजन है। ये ड की तरह, ये ढ की तरह, ढ के नीचे बूंदा और ड के नीचे जब बूंदा लगता है तब ये द्विगुण व्यंजन कहलाता है। तो भाई ये जो ड और ढ है, यही ड के नीचे बूंदा, ढ के नीचे बूंदा जो बिंदु लगल है, यही द्विगुण व्यंजन है। ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं। हिंदी ने इसे आगे पर अपना व्यंजन तैयार किया। ये हिंदी के अपना व्यंजन है। इनका प्रयोग क्या लिखा है, इनका प्रयोग देखिए, इनका प्रयोग कहाँ होता है, ड के नीचे बूंदा, ढ के नीचे जो बूंदा लगा है, इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। भाई याद रखिएगा, ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे जो बिंदु लगल है ये हिंदी के क्या है, अपने व्यंजन है। ऐसे ये दोनों जो ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे जो बिंदु है, ये संस्कृत में इसका उपयोग कहीं नहीं होता है। इसका उपयोग संस्कृत में नहीं होता है। ये ड और ढ के नीचे, ड ट ठ ड ढ न में ड और ढ के नीचे बिंदु देने से बनते हैं। तो भाई बताया पहले, ड इसके नीचे बिंदु, ढ इसके नीचे बिंदु, अगर बिंदु लगा देंगे तो ये द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। ये हिंदी ने आगे चलकर इसे अपने व्यंजन के रूप में तैयार किया। तो ड और ढ के नीचे बिंदु देने से ये बनते हैं द्विगुण व्यंजन। इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, ये ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे, मतलब द्विगुण व्यंजन का प्रयोग, द्विगुण व्यंजन का प्रयोग प्रायः अक्षरों के बीच में अन्यथा अंत में होता है। याद रखिएगा कि अब एक सर हिंदी ने आगे चलकर अपना व्यंजन तैयार किया है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो हमेशा दिमाग में यहाँ सेट कर लीजिए आज, इसका उपयोग या तो शब्द के बीच में लगेगा अन्यथा सफल लास्ट में लगेगा। शुरू में कभी इसका परिणाम शब्द के पहला वर्ण जब आएगा ना, तो दोनों का उपयोग नहीं होता पहला वर्ण में। इसका जो उपयोग है द्विगुण व्यंजन का, ड के नीचे बूंदा, ढ के नीचे बूंदा, ये दोनों का उपयोग सफल लास्ट में होता है या अन्यथा बीच में होता है। द्विगुण व्यंजन का उपयोग शब्दों के बीच में होता है अन्यथा शब्दों के लास्ट में होता है। याद रखिएगा, शुरुआत में ये दोनों व्यंजन का उपयोग कहीं नहीं होता। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे लिख रहा हूं आप समझ जाओगे कि द्विगुण व्यंजन का उपयोग जो बीच में हो रहा है या लास्ट में हो रहा है कैसे हो रहा है। देखिए, तो मैं जैसे लिख रहा हूं यहां भाई, द्विगुण व्यंजन का जैसे लिख रहा हूं, तो देखिए जैसे लिखना हो पढ़ना, पढ़ना, इसके बाद अगर लिखना हो ओढ़ना, पढ़ना ओढ़ना, जैसे चादर ओढ़ लेना, क्या पढ़ना ओढ़ना, लड़का लड़का या सड़क, क्या सड़क, पढ़ना ओढ़ना, लड़का, सड़क। देखिए अक्षरों के बीच में भाई द्विगुण का उपयोग हुआ है, यहां ध्यान देना है। अक्षरों के बीच, हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि द्विगुण व्यंजन का उपयोग जब भी होगा ना तो ये अक्षर के बीच में होगा न तो अक्षर के लास्ट में होगा। तो देखिए पढ़ना में जो है द्विगुण व्यंजन का उपयोग है, बीच में है, दोनों के बीच में कौन है, ढ है, ओ और न के बीच में कौन है, ढ है, तो ढ के नीचे बूंदा लगा दिए है, बिंदु लगा दिए हैं, तो द्विगुण व्यंजन आया। हाई जो शब्द है इसके बीच में द्विगुण यहाँ आया है, इस शब्द के बीच में द्विगुण आया है, ये लड़का जो शब्द है इसके बीच में द्विगुण आया है, ये जो सड़क शब्द है इसके बीच में द्विगुण आया है। तो याद रखिएगा द्विगुण का उपयोग हमेशा शब्दों के बीच में होगा न तो लास्ट में होगा।
जब भी बीच में द्विगुण आ जाए, द्विगुण व्यंजन ड और ढ आ जाए, तो उसमें आप क्या लगा दीजिएगा ड और ढ के नीचे बिंदु लगा दीजिएगा, वो द्विगुण हो जाएगा। ठीक है, और द्विगुण ही लिखाएगा। इसके बाद समझते हैं बाढ़ अषाढ़ करी, बाढ़ आषाढ़ करी, मेहनत की है उसने, करी, उसके बाद हथकड़ी, इसको ध्यान समझना है अक्षरों के अंत में, अक्षरों के अंत में। अब देखिए, अगर आप देख दिए बाढ़, बाढ़ जो आया है ना, ये द्विगुण व्यंजन यहाँ लिखाया है, तो शब्द के सफल लास्ट में आया है कि ना, ये बीच में आया, यहाँ सबसे लास्ट में, तो बीच में ना, तो लास्ट में ही द्विगुण का उपयोग होता है। तो बाढ़ में लास्ट में द्विगुण आया। आषाढ़ जो एक शब्द है, जो आषाढ़ भाई आपका शब्द है, इस शब्द के लास्ट में गया है कि ना, लास्ट में लगा है। करी जो शब्द है लास्ट में द्विगुण आया है। हथकड़ी जो शब्द है लास्ट में है, तो द्विगुण का उपयोग किया। हमेशा याद रखिएगा शब्दों के बीच में अन्यथा लास्ट में किसका उपयोग कीजिएगा, द्विगुण व्यंजन का उपयोग कीजिएगा जब द्विगुण आ जाए। जैसे सड़क, सड़क नहीं सड़क, द्विगुण के कारण ये सड़क पढ़ाता है। अगर आप द्विगुण का उपयोग नहीं करते हैं तो ये पढ़ाएगा सड़क। क्या सड़क भाई, हाई कितना आदमी है बूंदा, अगर यहाँ बिंदु नहीं देगा तो ये क्या पढ़ाएगा सड़क, क्या पढ़ाएगा सड़क। यहीं आप द्विगुण का उपयोग करते हैं, बिंदु लगा देते हैं, आप रहेगा सड़क। समझ गए, ये क्या है द्विगुण का उपयोग अगर आप नहीं करते हैं तो हो जाएगा लड़का, लड़का, लड़का होता है कि लड़का होता है भाई, तो आप कहोगे सर लड़का होता है, तो लड़का शब्द को बनाने के लिए द्विगुण का उपयोग करना होगा, तब पढ़ाएगा लड़का। समझ गए। ओढ़ना, पढ़ना, इनमें हमेशा का क्या होगा भाई, आपका द्विगुण का उपयोग करना ही होगा। बाढ़ अषाढ़ करी, अगर यही द्विगुण का उपयोग ना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कड़ी, कड़ी, कड़ी शब्द आपको अच्छा लग रहा है नहीं, करी, करी मेहनत की है, तो यहाँ द्विगुण का उपयोग कीजिएगा तब सार्थक शब्द निकलेगा। हथकड़ी नहीं होता है, हथकड़ी होता है, तो हथकड़ी शब्द को बनाने के लिए किसका उपयोग करना होगा, द्विगुण का उपयोग करना होगा। तो खाली नीचे को बिंदु लगा देंगे तो कथी हो जाएगा, द्विगुण हो जाएगा, पढ़ा जाएगा हथकड़ी। समझ गए। लेकिन कुछ अपवाद शब्द हैं, जैसे अपवाद, अपवाद शब्द है मेढक, ढर, ये दोनों जो शब्द है सिर्फ अपवाद में आते हैं भाई। मेढक जो शब्द देख रहे हैं ना, मेढक, मेढक, इस देखिए ये जो ढ आया है, इधर दोनों शब्दों के जो शब्द है दोनों वर्णों के बीच में ढ आया है, तो इसमें तो द्विगुण का उपयोग होगा। इसमें बिंदु होना चाहिए पर बिंदु नहीं लगा है, ये अपवाद है। ऐसा ही लिखाता है मेढक, बीच में ढ आए फिर भी बिंदु ना लगाइएगा। समझ गए, क्योंकि ये क्या है अपवाद है। अब कहेगा सर हमको ये नहीं समझे कि अपवाद किसे कहते हैं। भाई जो नियम का पालन न करे उसे अपवाद कहते हैं, जो नियम का पालन न करे उसे अपवाद कहते हैं। तो मेढक में जो ढ है वो नियम के अनुसार भाई जब भी बीच में या लास्ट में अगर ड या ढ आए तो उसमें द्विगुण का उपयोग करना है, लेकिन मेढक में द्विगुण का उपयोग नहीं हुआ, इसका मतलब वो नियम का पालन नहीं किया, इसीलिए क्या लिखे है अपवाद। मेढक, मेढक में क्या है, नीचा बिंदु है नहीं है, लेकिन द्विगुण के हिसाब से नियम के हिसाब से बीच में आए या अंत में आए उसमें द्विगुण का ही उपयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं किए क्योंकि अपवाद में चलता है। मेढक में नीचे बिंदु नहीं दीजिएगा, मेढक ऐसे लिखा था। और ढर, ये भी क्या है अपवाद है। बीच में ड या ढ आ जाए तो उसमें द्विगुण का उपयोग करना चाहिए, लेकिन ये बीच में आया है क्या, द्विगुण का उपयोग किए है, ये बिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा ना द्विगुण, लेकिन किए है नहीं किए है क्योंकि अपवाद है। अपवाद किसे कहते हैं, जो नियम का पालन न करे उसे अपवाद कहते हैं। तो मेढक और ढर ऐसा ही लिखिएगा क्योंकि ये दोनों क्या है अपवाद है। तो मैंने बताया शब्द के शुरुआत में, सफा शुरुआत में द्विगुण का काम नहीं होता, द्विगुण नहीं आता। द्विगुण आए तो द्विगुण आप नहीं लगाइएगा। जैसे मैं कुछ शब्द लिख के बतला रहा हूँ आपका शब्द में, जैसे मान लो लिखना हो आपको ढकनी, क्या ढकनी, तो सबसे पहले ही ढ आ गया कि ना,
इसमें द्विगुण का उपयोग नहीं होगा। द्विगुण का उपयोग कहाँ कीजिएगा? शब्द के बीच में, शब्द के बीच में, अन्यथा शब्द के एक ही बार लास्ट में द्विगुण का उपयोग। शुरू में आ जाए तो शुरू में क्या होगा? इसका उपयोग नहीं होगा। जैसे ढकनी को देख लीजिए, या ढाल, ढकनी, ढाल, क्या? ढकनी, ढाल। इसके अलावा ढांचा, ढांचा, क्या हो गया? ढांचा। ढोलक, ढोलक। उसके बाद ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। देखिए ढकनी, पहला ही ढ आ गया। शुरुआत में कभी भी द्विगुण का उपयोग नहीं करना है। शब्द के बीच में, अन्यथा लास्ट में ड या ढ है तो वहां द्विगुण लगाइएगा। लेकिन देखिए ढाल शुरू में है, ढ पहले ही है, ढ पहले ही है, इसमें द्विगुण का उपयोग नहीं करना है। ढ, इसमें द्विगुण का उपयोग नहीं करना, इसमें द्विगुण का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि शब्द के शुरुआत में क्या है? ड और ढ है, तो इसमें द्विगुण का उपयोग नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप सबसे बेहतर आज समझे होंगे कि सर द्विगुण हम समझ गए। अगर आप समझ गए तो भाई कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मुझे द्विगुण भी बड़ी बेहतर समझ आ गया। भाई दिल खुश हो जाता है जब आप हमें बताते हैं कि हाँ सर हमें द्विगुण भी समझ आ गया। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे पंचमाक्षर किसे कहते हैं। क्या? पंचमाक्षर के बारे में, कि पंचमाक्षर क्या है। आइए देखते हैं पंचमाक्षर को। अब देखिए, अब देखते हैं पंचमाक्षर किसे कहते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है पंचमाक्षर। एक नाम ही पहले समझ जाइए, इसका नाम ही अर्थ बतलाता है, किसी व्यक्ति का नाम ही बोलता है कि वह क्या है। पंचमाक्षर क्या रहा है? पंचमाक्षर, पंचम। पहले देखिए पंचम, पंचम, यहाँ आ क्या है? अ, अक्षर, यहाँ अ है, अक्षर, अक्षर, पंचम अक्षर। इसको तोड़िएगा तो पंचम जोड़ अक्षर से मिलकर बना है पंचमाक्षर। पंचम जोड़ अक्षर बराबर पंचमाक्षर। तो पंचम अक्षर यही कह रहा है, पंचम अक्षर मतलब पांचवा कथी? अक्षर, पांचवा अक्षर। ऊपर बतला दे रहा है पांचवा अक्षर, मतलब पांचवें अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं। इसका मतलब नामे कह रहा है कि पांचवें अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं। तो देखो मेरे भाई, पांचों वर्ग के, पांचों वर्ग के सबसे पहले ये जान लो पांचों वर्ग कौन है। भाई वर्ग पांचे गो होता है, वर्ग पांचे गो होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। वर्ग तो पांचे गो होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। वर्ग 5 को होता है। तो पांचों वर्ग के, अब जान गए। कोई अगर ऑप्शन आए कि वर्ग कितने होते हैं तो कहिए वर्ग 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग बता दीजिएगा। तो पांचों वर्ग के पांचवें अक्षर को, भाई पांचों वर्ग के पांचवें अक्षर को, तो सबसे पहले जानो पांचों वर्ग। पहला वर्ग कौन है? पहला वर्ग है क वर्ग, पहला वर्ग है क वर्ग। तो पांचों वर्ग के, तो पांचों वर्ग पहले लिख लेते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये पांचों वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पहले इतना परिभाषा किया पांचों वर्ग के। तो पांचों वर्ग कौन? वर्ग मात्र 5 होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। वर्ग कितने होते हैं? सिर्फ 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो आगे परिभाषा के हिसाब से देखिए, पांचों वर्ग के, तो पांचों वर्ग यहाँ हो गया। पांचवें अक्षर को आप पांचों वर्ग के पांचवें अक्षर समझना है। तो भाई क वर्ग का पांचवा अक्षर कौन होगा? क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंग। कितना नंबर पर? 5 नंबर पर। क वर्ग का होता जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ये हुआ ना क, ख, ग, अंग। क वर्ग का मतलब है क, ख, ग, अंग। तो पांचों वर्ग के पांचवें अक्षर को, तो में पांचवा अक्षर कौन है? 1 2 3 4 5 अंग है कि ना? पांचवा अक्षर कौन हो गया? अंग। तो पांचों वर्ग के, क वर्ग का पांचवा अक्षर कौन है? अंग, मतलब क, ख, ग, घ, अंग। अब देखिए च वर्ग का पांचवा अक्षर कौन है? च, छ, ज, झ, ञ, है ना? अब ट वर्ग का पांचवा अक्षर कौन है? ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, र। त वर्ग का पांचवा अक्षर कौन है? त, थ, द, ध,
न। अब प वर्ग का पांचवा अक्षर कौन है? प फ ब भ म, यही है ना पांचवा अक्षर। तो देखिए क वर्ग का पांचवा अक्षर अंग हो जाएगा, च वर्ग का पांचवा अक्षर य, ट वर्ग का पांचवा अक्षर न, और त वर्ग का पांचवा अक्षर न, और प वर्ग का पांचवा अक्षर म। तो पांचों वर्ग के पांचवें अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं। है ये पूरा पांचों आपका पंचमाक्षर कहलाएगा। अंग या न न म, यह पांच को पंचमाक्षर कहलाता है। समझ गए? अंग या र न म, ये पांचों कथी है? पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर हो गया ना। अब पांचे को है पंचमाक्षर, यह पांचों पंचमाक्षर है। इनमें भाई अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं आपसे पूछ ले कि इनमें कौन पंचमाक्षर है, इनमें कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, इनमें कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो जैसे ऑप्शन में दे दे। ऑप्शन में 1 नंबर में क, 2 नंबर में मतलब ए नंबर में क, बी नंबर में च दे दे, सी नंबर में घ दे दे, और डी नंबर में या ही दे दे। तो भाई यही क्या है? इनमें से कोई पांचों क्या है? पंचमाक्षर है। तो पांचों में से कोई यहाँ आ गया, यह पंचमाक्षर है। क्या है? यही पंचमाक्षर है। तो टिक मारिएगा इनमें कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। तो क च घ इनमें कौन नहीं है? कौन है? यहाँ है। ऐसे एग्जाम में पूछता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अंग को ही आप टिक मारिएगा, यही पंचमाक्षर है। समझे कि नहीं? समझे? तो अंग या न म ये सब क्या हो जाएगा? यही पंचमाक्षर हो जाएगा। तो आपको पंचमाक्षर बड़ी बेहतर समझ आया होगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण भरोसा है। इसके बाद मैं अगला क्लास लेकर आऊँगा पार्ट 10। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे पहुंच सके और आपका 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव बढ़िया से तैयारी हो सके। एग्जाम में 60 नंबर का पूछता है भाई, ग्रामर सिर्फ 60 नंबर का पूछता है। अगर आप ग्रामर सिर्फ पढ़ लेते, सिर्फ ग्रामर ही पढ़ लेते हैं, तो इतना समझ जाइए आपका 60 नंबर तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मैं शुरू से लास्ट तक आपका हिंदी व्याकरण कंप्लीट करा के ही छोड़ूंगा। सिर्फ आप मुझे क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन में हमसे जुड़े रहिए। हम प्रतिदिन आपको 60 नंबर बहुत ही बढ़िया तरह से तैयारी कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।